रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स का अब हम समाकलित दर समीकरण को समझेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या समाकलित दर समीकरण क्या होता है करके। तो देखो, मैंने पिछले वीडियो में आपको अवकलित दर समीकरण के बारे में बताया था। एक बार फिर से देखते हैं। मान लेते हैं कोई भी मेरी एक सामान्य अभिक्रिया है। एक सामान्य अभिक्रिया कौन सी है? ए प्लस बी, जो कि आगे जाने के बाद में उत्पाद में बदल जाती है। ठीक है, आगे जाने के बाद में उत्पाद में बदल जाती है। तो इसके लिए मेरा दर समीकरण क्या होता है? इसके लिए मेरा दर समीकरण होता है दर अनुक्रमानुपाती ए, ठीक है, ये x और ये b y, ऐसा कुछ। ठीक है, या मैं इसको आगे ऐसा लिख सकता हूं, एक कांस्टेंट आ जाता है k, जिसको हम दर स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा है ये अवकलन का चिन्ह है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस dr/dt बराबर k a x और b y। समझ गए बात को? इस अवकलित दर समीकरण का ही हम जब समाकलन करते हैं तब हमको समाकलित दर समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, पर देखो यहाँ पे जो अभिक्रिया की कोटि है x और y, इसके बेसिस पे हम इसको मतलब आगे हल करेंगे। कि देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण दूसरा होगा, है ना, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दूसरा होगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दूसरा होगा। उसी प्रकार में हमको समय भी देखना है ना, हम पूरे आयु काल के लिए देख रहे हैं या अर्ध आयु काल के लिए देख रहे हैं, इस चीज़ को लेके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देखते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया कब होती है बताओ मेरे को? जब वो अपनी जो दर होती है ना, क्या बोलते हैं, जो अभिक्रिया की दर होती है, वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होती है। अपनी जो प्रारंभिक सांद्रता होती है उससे स्वतंत्र होती है, क्योंकि सांद्रता में क्या रहता है, का घात 0 रहता है। समझ रहे हो? तो वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र रहती है। देखो कैसे रहता है, एक सामान्य अभिक्रिया है जिसमें वो R से P में बदल रहा है। क्या बदल रहा है? R से P में बदल रहा है। तो देखो, मेरे लिए तत्कालिक दर क्या हो जाएगी? बताओ मेरे को। मेरे लिए तत्कालिक दर हो जाएगी माइनस dr/dt। ठीक है, तत्कालिक दर, औसत दर, अभिक्रिया दर, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। dr बराबर क्या मिल जाएगा मेरे को? k और ये r0 का मतलब समझते हो? r ले रहा हूँ मैं, देखो ये r है, मेरा अभिकारक है, इसलिए मैं r लिया हूँ। ठीक है, और ये 0 का मतलब समझते हो? अभिक्रिया की कोटि, है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए यहाँ पे 0 आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है? 0 आया है। तो ध्यान दोगे आप, किसी के भी घात में अगर 0 लगा रहता है तो वो आगे जाने के बाद में क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। चूँकि देख लो, मैं लिख देता हूँ, चूँकि x का घात 0 बराबर 1 होता है, इसलिए हम इसको कैसा लिखेंगे? माइनस dr/dt बराबर k। करेक्ट है, बराबर k। अब देखो, ये जो dt है इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो कैसा मिल जाएगा हमको? dr बराबर माइनस k, सॉरी माइनस नहीं है, k dt। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ये माइनस को हम इधर लिख देते हैं, dr बराबर माइनस k dt। ठीक है, ये मेरा एक समीकरण आ गया है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पक्ष में और इस पक्ष में, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और हमारा राइट हैंड साइड है, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्लियर है, दोनों पक्षों का हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। पर अब एक चीज़ ध्यान देने योग्य है यहाँ पे, देखो समाकलन करते हैं तो समाकलन कैसे होगा, ये मेरा समाकलन का चिन्ह डी आर बराबर माइनस और के कांस्टेंट है, दर स्थिरांक है तो वो बाहर निकल जाएंगे और ये मेरा हो जाएगा डी टी। ठीक है, कांस्टेंट बाहर निकल जाते हैं, ये इस प्रकार से हम समाकलन करेंगे। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे तो जानते होंगे कि इसका समाकलन कैसा होता है, पर बायो वाले बच्चों को दिक्कत होती होगी, तो ध्यान दीजिएगा। जो dx का समाकलन करते हैं, अगर किसी भी हम dx का समाकलन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, x प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, x प्राप्त होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, चूँकि dx का समाकलन करने पे क्या प्राप्त होता है, x प्राप्त होता है। इसलिए जब आप dr का समाकलन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, dr प्राप्त होगा, और आप जब dt का समाकलन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, t प्राप्त होगा। जब भी हम समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है, एक कांस्टेंट लग जाता है। इस कांस्टेंट को मैं अभी फ़िलहाल i से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, सामान्यतः हम c से डिनोट करते हैं, पर c मैं बहुत जगह सांद्रता लेके चला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट को i से डिनोट कर रहा हूँ। अब ये मेरा क्या हो गया, एक समीकरण प्राप्त हो गया, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण 1। हमको इस कांस्टेंट का मान ज्ञात करना है अभी। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं। देखिए, ये मेरी अभिक्रिया हो रही है ना, ये मेरी अभिक्रिया हो रही है R से लेके P, R से लेके P। अब मेरा समय मैं क्या ले रहा हूँ, t बराबर 0 ले रहा हूँ। जब मैं समय को क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, तो मेरी अभिक्रिया शुरू हुई होगी क्या, नहीं हुई होगी। इस समय इसकी जो सांद्रता है, इस समय इसकी जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता ही रहेगी, सांद्रता में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो t0 की स्थिति में जो अभिकारक की सांद्रता है उसको मैं r0 मान के चल सकता हूँ, प्रारंभिक सांद्रता मान के चल सकता हूँ। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करेंगे, है ना, हम इस समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 में देखो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में t बराबर 0 अगर हम रखते हैं तो जो मेरे लिए t बराबर अगर 0 रखता हूँ तो r क्या हो जाता है, r0। जहाँ पे r0 क्या है, जहाँ r0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। बात समझ में आ रही है। जब मेरी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो जो सांद्रता होगी वो प्रारंभिक सांद्रता होगी, इसलिए मैं इसको क्या बोल दे रहा हूँ, सीधे सीधे r0 को प्रारंभिक सांद्रता। चलिए समीकरण 1 में मान रखते हैं। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, देखो एक बार समीकरण मेरा क्या है, अच्छा सॉरी, देखो यहाँ पे मेरे से गलती हुई है। dr का जब हम समाकलन करते हैं तो हमको r प्राप्त होता है और मैंने dr लिख दिया है। ठीक है, जब dr का हम समाकलन करते हैं तो हमको r प्राप्त होता है। t बराबर अगर मैं 0 रखूँगा, t बराबर अगर मैं 0 रखूँगा तो r का मान क्या रखूँगा, r0। तो यहाँ पे मैं r0 रख देता हूँ, ये मेरा हो गया माइनस k इंटू टी का मान 0 रखूँगा और यहाँ पे है i। तो ध्यान दोगे i का मान हमको मिल गया क्या, 0 का किसी भी संख्या से गुणा करो हमको 0 ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। r0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, i का मान हमको मिल गया r0। अब इस i का मान किस में रख देंगे हम, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में i का मान रखने पर, i का मान रखने पर आगे चलते हैं। i का मान जब हम रखेंगे तो देखो यहाँ पे था r बराबर माइनस के टी, i था यहाँ पे, तो i के जगह में हम क्या रखेंगे, r0। करेक्ट है, i के जगह में हम क्या रखेंगे, r0। r और r को एक साइड लिया, जो सांद्रता वाले पद हैं उनको क्या करो आप, एक साइड ले आओ। तो देखो क्या हो जाएगा, ये r0 है ना, r को जब मैं इधर पक्षांतर कर दूंगा
r को जब मैं इधर पक्षांतर कर दूंगा तो ऋण में चला जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा के टी। इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऋण और धन में आपको मिस्टेक हो सकता है ना, या फिर हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। देखो मैंने क्या क्या किया है, ध्यान दोगे, है ना। आर को मैं इधर पक्षांतर कर रहा हूँ, आर को मैं इधर पक्षांतर कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, आर माइनस R0 बराबर माइनस के टी, ऐसा मिल रहा है, ठीक है। अब दोनों पक्षों में जब हम माइनस का गुणा करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, R0 माइनस R और के टी हो जाएगा, ठीक है। इसको ही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, करेक्ट है। अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से देख लेना। अब ध्यान दोगे, हमको क्या का मान निकालना है, के का मान निकालना है। हमको किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। तो देखो के बराबर क्या आ जाएगा, R0 माइनस R बटे टी, ये मेरा आ गया के का मान, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि मैंने हेडिंग क्या डलवाई थी, समाकलित दर समीकरण। अब मेरा समाकलित दर समीकरण है कौन सा, तो ये वाला जो समीकरण निकाले हैं, ये वाला जो समीकरण है, समीकरण 2, ये मेरा है समाकलित दर समीकरण। ये जो समीकरण है ये मेरा समाकलित दर समीकरण है। देखो ये कैसा दिख रहा है, R बराबर है R0 माइनस के टी। ये जो मेरा समीकरण है ये मेरा समाकलित दर समीकरण है, ठीक है। तो सब ध्यान रखोगे, आपको यहाँ तक के हल करना है। अब देखिए यहाँ तक तो हल हो गया मेरा। अब एक अच्छी सी बात बताता हूँ, अब इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, ध्यान दोगे। एक रेखा का समीकरण होता है, कौन सा समीकरण होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। जब ये y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है तो यहाँ पे इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसको देखो, इसका ग्राफ कैसे बनता है। x एक्सिस पे y रहता है, यहाँ पे x रहता है, ठीक है। यहाँ पे x रहता है, यहाँ पे y रहता है, यहाँ पे x रहता है, यहाँ पे y रहता है, ठीक है। c क्या होता है हमारा, ऐसा पॉइंट जहाँ से हम ग्राफ को शुरू करते हैं, ऐसा पॉइंट जहाँ से हम ग्राफ को शुरू करते हैं। मतलब अगर यहाँ से ग्राफ को मैं बनाना शुरू करूँगा तो मेरा c होगा, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँगा तो ये मेरा c हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दोगे यहाँ पे कि अगर ग्राफ ऊपर की ओर कब जाता है, जब m कैसा होगा, मेरा पॉजिटिव होगा। m देखो पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। अब एक और डायग्राम देखो, मैं एक और बना देता हूँ। ये y है, ये मेरा x है, ये मेरा अगर c से शुरू हो रहा है, ये ग्राफ नीचे की तरफ कब जाएगा, जब मेरा m क्या होगा, निगेटिव होगा। जब मेरा m क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ग्राफ कैसा जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। समझ गए, ये मेरा रेखा का समीकरण है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। एक्स क्या है, x के मान, y क्या है, y अक्ष के मान, है ना। c क्या है, जहाँ से ग्राफ शुरू होता है, और m क्या निर्धारित करता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या ग्राफ नीचे आएगा, करेक्ट है। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, क्या ये आपको y बराबर एम एक्स प्लस सी जैसा नहीं दिख रहा है। देखो कैसे, ये देखो ये कांस्टेंट है, ठीक है। मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ किसके किसके बीच में बनाता हूँ, देखो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ पे ग्राफ में किनके किनके बीच में बना रहा हूँ, ग्राफ में बना रहा हूँ r, ग्राफ में बना रहा हूँ r और t के मध्य, ग्राफ में बना रहा हूँ r और t के मध्य, मतलब मेरी दर, ठीक है। मैं किसके, सांद्रता, है ना, ये वाली सांद्रता के ऊपर में बना रहा हूँ, कौन सी, सांद्रण और समय के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ। किसके किसके बीच में, अभिकारक का सांद्रण और समय के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ। तो देखो ये मेरे लिए है y, तो देखो ये r के जैसा है, करेक्ट। ये y है तो देखो ये r का जैसा है। ये r0 कैसा है, कांस्टेंट है ना। x के जगह में क्या है, यहाँ पे t है, और m के जगह में है क्या है, माइनस k। ध्यान दो यहाँ पे क्या है, माइनस k। तो मेरा ग्राफ कैसा होगा, नीचे की ओर जाएगा। ग्राफ मेरा कैसा जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। ग्राफ मेरा कैसे जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। ये ग्राफ है माइनस के, स्लोप रहता है माइनस के, करेक्ट है। होप सो आपको ये समझ में आया हो, किसके किसके बीच में मैं बनाया हूँ, सांद्रण और समय के बीच में ग्राफ है ये, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, इसको मैं समीकरण 2 भी दे दिया हूँ। आगे चलते हैं अब हम
है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल देखते हैं। तो देखो किसी भी अभिक्रिया में उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल क्या होता है? जब अभिकारक का सांद्रण कितना हो जाता है? जब अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, जब अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया हो रही है, अगर उसका प्रारंभिक सांद्रतन 100 है, ठीक है, अगर मैं उसका प्रारंभिक सांद्रतन 100 मोल प्रति लीटर मान के चल रहा हूँ, तो जब उतना समय लेगा, जब वो 50 मोल प्रति लीटर हो जाएगा, तो वो समय क्या कहलाएगा? उसका अर्ध आयु काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसका अर्ध आयु काल कहलाएगा। तो इससे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि t बराबर टी हाफ, अर्ध आयु काल को हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कब होगा? जब t बराबर टी हाफ होगा, तो हमारा जो प्रारंभिक सांद्रण है, जो हमारा सांद्रण है वो कितना हो जाएगा? प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाएगा। तो देखो समीकरण 1 में मान रख दो। समीकरण 1 से, है ना, हमको अर्ध आयु काल मतलब टी का मान ज्ञात करना है कि नहीं ज्ञात करना है? ठीक है, तो हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से मान रखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं समीकरण 1 लिख रहा हूँ। मेरा समीकरण 1 क्या है? देखो r बराबर था क्या? समीकरण 2 था मेरा। r बराबर r0 माइनस क्या था? k t था। ठीक है, t के जगह में मैं क्या रख रहा हूँ? t हाफ, और r के जगह में मैं क्या रखूँगा? r0/2। तो चलो रखते हैं। r के जगह में मैं क्या रखूँगा? इसलिए r0/2 रख दिया, बराबर r0 माइनस के, t के जगह में मैं क्या रखूँगा? t हाफ। ठीक है, r0 इधर पक्षांतर कर दो, r0/2 माइनस r0 बराबर माइनस के टी हाफ। करेक्ट है। आगे चलते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तिर्यक गुणा कर दो, क्या क्या आ जाएगा? r0 माइनस 2r0/2 बराबर माइनस के टी हाफ। ठीक है, आगे हल करते हैं और इसको और आगे हल करते हैं। तो देखो ये 2 है, ये 1 है। 2 r0 में से अगर 1 r0 आप घटा दो तो कितना बचेगा? 1 r0 बचेगा। और चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या का, मतलब ऋणात्मक। माइनस और माइनस कट जाएगा। इसी वजह से जब मैं पिछला वाला सॉल्व कर रहा था तो डायरेक्ट माइनस को रिमूव कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। k इधर पक्षांतर कर दो आप, तो t हाफ बराबर क्या आ जाएगा? r0/2 के। ठीक है, r0 मेरा क्या है? सांद्रण है। ध्यान रखोगे सांद्रण को हम ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, है ना, गलती नहीं करिएगा। ये मेरा आ गया अर्ध आयु काल, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। ठीक है, इसको मैं समीकरण दे देता हूं, समीकरण 3। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अभिक्रिया पूरा होने में लगा समय, पूरा होने में लगा समय। देखो आधा तो देख लिया हम। अब जब पूरा समय मतलब देखो t बराबर क्या हो जाएगा? t मान लेते हैं पूरी अभिक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगेगा? t समय लगेगा। तो देखो जो हमारा सांद्रण है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभिकारक का सांद्रण पूरा अभिकारक उत्पाद में बदल जाएगा। तो हमारे पास में अभिकारक बचा क्या? बचा ही नहीं। r बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो समीकरण 1 में मान रख दो। समीकरण 2 से देखो क्या हो जाएगा? समीकरण 2 मेरा क्या है? r बराबर है r0 माइनस के टी।
ठीक है। आर का मान क्या हो जाएगा 0 बराबर आर 0 माइनस के, टी के जगह में टी ही रहने दो, ठीक है। के टी को इधर पक्षांतर कर लो, क्या आ जाएगा आपका के टी बराबर आर 0, टी का मान आ जाएगा, टी बराबर क्या आ जाएगा आर 0 बटे टी, सॉरी के, क्या है वो के है, ध्यान दीजिएगा के है। इस तरीके से हमने अभिक्रिया को पूरा होने में लगा समय भी ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो इसके साथ आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया पूरी होती है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सेम चीज़ें पढ़नी है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम समाकलित दर समीकरण निकालेंगे, है ना, ठीक है। पहले हम समाकलित दर समीकरण निकालेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, उसके बाद में हम अर्ध आयुकाल निकालेंगे, है ना। अर्ध आयुकाल के बाद में हम उसका पूरा काल निकालेंगे कि जो अभिक्रिया को पूरे होने में लगा समय कितना है करके, ठीक है।